मान लो हम अपनी वेबसाइट पे ऐसा एक साइन अप पेज बनाना चाहते हैं। पिछली ही वीडियो में हमने HTML इनपुट टैग और लेबल टैग डिटेल में पढ़े हैं, इसलिए ये पेज आसानी से बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम एक H1 टैग लिख लेंगे और फिर नेम के लिए एक लेबल और एक टेक्स्ट टाइप की इनपुट। एक लेबल और ईमेल टाइप की इनपुट हम ईमेल एड्रेस के लिए भी लिख लेंगे। फिर एक और लेबल और पासवर्ड टाइप की इनपुट लिख लेंगे पासवर्ड के लिए, और आखिर में लिख लेंगे एक बटन टैग। आप इन इनपुट की आईडी जो मर्जी रख सकते हो, बस ज़रूरी ये है कि इनपुट की आईडी और लेबल के फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। हमारा साइन अप पेज तो बन गया, लेकिन दिखने में वैसा नहीं लग रहा जैसा हम चाहते थे। पर इस पेज को सुंदर बनाने पर काम करेंगे बाद में। अभी तो हमें एक दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अभी इनपुट्स में कुछ लिखने के बाद साइन अप बटन क्लिक करो तो कुछ भी हो नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि साइन अप बटन क्लिक होने पर तीनों इनपुट का डेटा सेव हो जाए। अभी साइन अप बटन अपनी अलग दुनिया में मस्त है और ये तीनों इनपुट अपनी अलग दुनिया में। हमें इन चारों को आपस में बांधना होगा। इन्हें आपस में बांधने का काम करेगा HTML का फॉर्म टैग। तो चलो तीनों इनपुट और बटन को एक फॉर्म टैग के अंदर डाल देते हैं। दिखने में तो पेज अभी भी बिल्कुल पहले जैसा ही है, लेकिन फिर भी कुछ तो बदला है। पहले साइन अप बटन क्लिक करने पर कुछ भी हो नहीं रहा था, पर अब साइन अप बटन क्लिक करने पर तीनों इनपुट खाली हो जा रही हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब ये बटन इस फॉर्म के अंदर है, इसलिए अब जब भी बटन क्लिक करोगे तो फॉर्म सबमिट होगा। फॉर्म सबमिट होने का मतलब है वो अपने अंदर की सारी इनपुट्स का डेटा लेकर उसे सेव करने की कोशिश करेगा। सर फॉर्म इस डेटा को कहाँ पर सेव करता है? फॉर्म टैग पर एक्शन एट्रीब्यूट लगाकर एक लिंक दिया जाता है। उदाहरण के लिए मान लो google.com। फॉर्म उस लिंक को ओपन करता है और फिर अपना सारा डेटा उस लिंक के हवाले कर देता है। डेटा कहाँ सेव होगा, कैसे सेव होगा, ये डिसाइड करता है उस लिंक का कोड। चलो ट्राई करके देखते हैं। देखो, जब हम सबमिट बटन क्लिक कर रहे हैं तो google.com ओपन हो रहा है और हमारा फॉर्म अपना सारा डेटा google.com को पकड़ा दे रहा है। सर, अगर हम एक्शन एट्रीब्यूट ना लगाएं तब क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, यहाँ दो लिंक हैं। एक तो है फॉर्म का अपना लिंक, यानी कि वो लिंक जिस पे हमारा फॉर्म लोड हुआ है, और दूसरा ये google.com वाला लिंक जिसे फॉर्म अपना डेटा देगा। लेकिन अगर हम ये लिंक हटा दें तो फॉर्म अपने ही लिंक को अपना डेटा देना शुरू कर देगा। यानी कि पहले साइन अप बटन क्लिक करने पर फॉर्म हटकर google.com खुल रहा था, पर अब फॉर्म हटकर दोबारा से फॉर्म ही खुल जाएगा। अच्छा, साइन अप बटन क्लिक करने पर फॉर्म दोबारा खुल रहा है, इसीलिए बटन क्लिक करने के बाद फॉर्म खाली दिखता है। सही पकड़े। चलो वापस से एक्शन एट्रीब्यूट लगाकर उसमें google.com लिख देते हैं। अब फिर से हमारा फॉर्म अपना डेटा google.com को देने लगेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है जिसे आप अपना डेटा दो वो उसकी कद्र करे। हमारा फॉर्म google.com को डेटा दे तो रहा है, पर google.com उस डेटा को सेव नहीं कर रहा। हमें कोई ऐसा लिंक चाहिए जो हमारे दिए हुए डेटा को संभाल कर सेव करे, और हम ये भी चाहेंगे कि वो लिंक किसी दूसरी कंपनी का नहीं बल्कि हमारा अपना लिंक हो। इसका पहला फ़ायदा तो ये है कि हमारा डेटा हमारे पास ही रहेगा, किसी दूसरी कंपनी के हाथ नहीं लगेगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि हम कंट्रोल कर पाएंगे कि डेटा कहाँ और किस तरीके से सेव करना है। हम कोर्स में आगे पढ़ेंगे कि इस तरह का लिंक कैसे बनाया जाए। अभी के लिए हमने एक लिंक बना रखा है, आप असाइनमेंट्स में उस लिंक को यूज़ कर सकते हो। तो चलो फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में google.com की जगह अपना लिंक डाल देते हैं। अब साइन अप बटन क्लिक करने पर हमारा लिंक ओपन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ सेव्ड डेटा दिखना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा। ऐसा इसलिए हो रहा है
क्योंकि अभी हमारा फॉर्म अपनी किसी भी इनपुट का डेटा इस लिंक को दे ही नहीं रहा है। यानी लिंक ओपन तो हो रहा है पर उस तक कोई डेटा नहीं जा रहा। जब लिंक को डेटा मिल ही नहीं रहा तो वो सेव कहाँ से करेगा? सर ऐसा क्यों है कि फॉर्म लिंक को ओपन कर रहा है पर अपना डेटा नहीं दे रहा? फॉर्म अपनी उन्हीं इनपुट का डेटा देता है जिन पे नेम एट्रीब्यूट लगा हो। चलो पहली इनपुट पर नेम एट्रीब्यूट लगाकर देखते हैं। देखो अब फॉर्म ने यूजर नेम तो लिंक को देना शुरू कर दिया है और लिंक को जो भी मिल रहा है वो उसे सेव भी कर रहा है। चलो अब बाकी दोनों इनपुट पर भी नेम एट्रीब्यूट लगा देते हैं। देखो अब सारा डेटा सेव होने लग गया है। यहाँ एक बात और समझें, इस कोड में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका नाम हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जैसे कि आईडी और फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू और लेबल के अंदर लिखे ये टेक्स्ट। पर ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिनका नाम हमारे कंट्रोल में नहीं है। यहाँ टाइप में टेक्स्ट ही लिखना पड़ेगा, रोहित या कुछ और नहीं लिख सकते। ऐसे ही इस एट्रीब्यूट का नाम नेम ही होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से इसका नाम यूज़र नेम नहीं लिख सकते। और हाँ, जहाँ हम अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं वहाँ भी क्लीन कोड के सिद्धांत को ध्यान में रखकर ही नाम रखने चाहिए। क्लीन कोड का सिद्धांत याद है ना? क्या कहता था वो नाम के बारे में? सर क्लीन कोड के हिसाब से हमें ऐसे नाम रखने चाहिए जो मीनिंगफुल हो। ऐसे नाम जिन्हें पढ़ते ही समझ आ जाए कि हम कोड के उस हिस्से से क्या करना चाह रहे हैं। वेरी गुड। रोहित, धोनी, कोहली, ये पढ़कर तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ क्रिकेट की टीम बनाई जा रही हो। तो चलो इन्हें हटाकर मीनिंगफुल नाम रखते हैं। ये इनपुट यूजर से उसका नाम लिखवाने के लिए बनाई है, तो इसकी आईडी रख लेते हैं नेम। इनपुट की आईडी चेंज की तो अब लेबल के 4 की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे ही बाकी के दोनों इनपुट की आईडी भी चेंज कर लेते हैं। और चलो नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं। पर फिर से दोहरा दूं कि कुछ जगह पे हम अपनी मर्जी चला सकते हैं और कुछ जगह पे नहीं। इन तीनों जगह पे नेम हमने अपनी मर्जी से लिखा है। हम चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, पर यहाँ नेम की जगह कुछ और नहीं लिख सकते। ऐसे ही यहाँ हम ईमेल की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, पर यहाँ ईमेल ही लिखना पड़ेगा। देखो फॉर्म अभी भी पहले की तरह ही काम कर रहा है, बस इतना फर्क पड़ा है कि इनपुट के डेटा के नेम चेंज हो गए हैं। सर दिमाग में एक सवाल आ रहा है, हमारा फॉर्म इस लिंक तक डेटा पहुंचा कैसे रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। हमारा फॉर्म जब इस लिंक को ओपन कर रहा है तो लिंक के आखिर में डेटा भी जोड़ दे रहा है। फॉर्म लिंक के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देता है और फिर लिखता है पहले इनपुट का नेम इक्वल टू पहले इनपुट की वैल्यू। फिर एम्परसेंड का साइन लगाकर दूसरे इनपुट का नेम इक्वल टू दूसरे इनपुट की वैल्यू। फिर एम्परसेंड का साइन लगाकर तीसरे इनपुट का नेम इक्वल टू तीसरे इनपुट की वैल्यू। बस ऐसे ही फॉर्म अपना सारा डेटा लिंक के आखिर में जोड़ देता है। यानी कि इस लिंक का कोड लिंक के आखिर में से ही डेटा उठाकर सेव करेगा। सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह लिंक में जुड़े हुए डेटा को कहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग, और क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर अलग अलग इनपुट के डेटा को कहा जाता है क्वेरी पैरामीटर, या शॉर्ट में बोलें तो क्वेरी पैरम। पर इस तरह लिंक तक डेटा पहुंचाने में एक प्रॉब्लम है। हमने पासवर्ड लिखने के लिए टेक्स्ट टाइप की इनपुट नहीं, पासवर्ड टाइप की इनपुट बनाई थी, सिर्फ इसलिए ताकि पासवर्ड लिखते समय आसपास खड़ा कोई इंसान हमारा पासवर्ड देख ना पाए। लेकिन जिसे हमारा पासवर्ड देखना ही होगा वो तो यूआरएल में से देख लेगा। बल्कि ये तो और भी खतरनाक है, हमारे कंप्यूटर से हटने के बाद कोई भी जाके हमारे ब्राउज़र की हिस्ट्री में देख सकता है कि हमने कौन कौन से लिंक ओपन किए थे, और उन लिंक्स में हमारा पासवर्ड भी दिख जाएगा। सर यूआरएल के अलावा पासवर्ड यहाँ भी तो दिख रहा है, इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना? यहाँ क्या दिखेगा, ये तो पूरी तरह हमारे हाथ में है। डेटा सेव करने वाले लिंक का कोड हमने जानबूझकर इस तरह लिखा है कि यहाँ सारा डेटा दिखे,
सिर्फ ये समझाने के लिए कि देखो डेटा सेव हो रहा है। कोर्स में आगे जब आप डेटा सेव करने का कोड लिखना सीख जाओगे तो आप अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी दिखा सकते हो। अभी तो फोकस करते हैं URL में से पासवर्ड हटाने पर। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि फॉर्म का डेटा लिंक तक पहुंच भी जाए पर URL में ना दिखे। उसके लिए हमें फॉर्म पे लगाना होगा मेथड एट्रीब्यूट। मेथड एट्रीब्यूट बताता है कि फॉर्म अपना डेटा लिंक तक किस तरीके से पहुंचाएगा। मेथड एट्रीब्यूट की दो वैल्यू हो सकती हैं, गेट और पोस्ट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है गेट। जैसा कि हमने अभी देखा, जब मेथड गेट होता है तो फॉर्म अपना डेटा URL के आखिर में जोड़कर भेजता है। पर अगर पोस्ट मेथड यूज़ किया जाए तो डेटा URL में नहीं, रिक्वेस्ट की बॉडी में भेजा जाता है। रिक्वेस्ट क्या होती है, रिक्वेस्ट की बॉडी क्या होती है, पोस्ट मेथड कैसे काम करता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कोर्स में आगे। अभी तो बस इतना समझ लो कि अगर फॉर्म पे मेथड इक्वल टू पोस्ट लगा दिया जाए तो फॉर्म कुछ इस तरह से अपना डेटा लिंक को देता है कि डेटा URL में नहीं दिखता। वहीं अगर गेट मेथड यूज़ किया जाए या फिर मेथड एट्रीब्यूट लगाया ही ना जाए तो डेटा URL में जोड़कर भेजा जाता है। सर, इस हिसाब से तो हमेशा पोस्ट मेथड ही यूज होता होगा, क्योंकि उसमें डेटा ज़्यादा सेफ रहता है। गेट मेथड तो कभी कोई यूज ही नहीं करता होगा। ऐसी बात नहीं है, गेट मेथड भी बहुत यूज़ होता है। google.com के इस फॉर्म को ही देख लो, यहाँ गेट मेथड ही यूज़ हुआ है। यहाँ हम पासवर्ड जैसी कोई सीक्रेट चीज़ तो लिखेंगे नहीं, इसलिए यहाँ गेट मेथड यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं है। सर, नुकसान भले ही ना हो, पर कोई फायदा भी तो नहीं है। फ़ायदा है, चलो समझते हैं। मान लो हमने गूगल पे सर्च किया कोड योगी। देखो, जो हमने फॉर्म में लिखा था वो यहाँ URL में दिख रहा है। अगर मैं ये लिंक तुम्हारे साथ शेयर कर दूं तो लिंक पे क्लिक करते ही तुम्हें भी वही रिजल्ट दिखेंगे जो मुझे दिख रहे थे। तुम्हें गूगल पे जाके कोड योगी लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोड योगी URL में पहले से लिखा हुआ है। मैं इस लिंक को बुकमार्क करके या कहीं और सेव करके भी रख सकता हूँ। भविष्य में जब भी मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो गूगल पे कोड योगी ही सर्च होगा। यानी अगर आप चाहते हो कि आपके फॉर्म का डेटा शेयर किया जा सके, बुकमार्क किया जा सके, तो आपको गेट मेथड यूज़ करना चाहिए। पर अगर आपके फॉर्म में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भरी जानी है जिसे आप सेफ रखना चाहते हो तो आपको पोस्ट मेथड यूज़ करना चाहिए। सर, ये तो समझ आ गया, पर एक सवाल और था। क्या इनपुट हमेशा फॉर्म के अंदर ही इस्तेमाल की जाती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर एक से ज़्यादा इनपुट हैं और सभी इनपुट को एक ही बटन के क्लिक पे सेव करना है तब तो फॉर्म यूज़ करना ही चाहिए। पर अगर सिर्फ एक ही इनपुट है तो आप इनपुट को बिना फॉर्म के भी यूज़ कर सकते हो। सर, अगर फॉर्म नहीं होगा तो फिर इनपुट का डेटा यूज कैसे होगा? और अगर यूज नहीं होगा तो इनपुट में कुछ भी लिखवाने का फायदा क्या है? फॉर्म के अलावा इनपुट का डेटा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अक्सर अकेली इनपुट को भी फॉर्म के अंदर ही रखा जाता है। इसका कारण हम तब समझेंगे जब हम आगे जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अक्सर फॉर्म के अंदर एक बटन डाला जाता है जो फॉर्म को खाली कर देता है। इस बटन का इस्तेमाल तब होता है जब फॉर्म गलत भर जाए और आपको शुरू से फॉर्म भरना हो। तो चलो अपने फॉर्म में ऐसा एक बटन ऐड करके देखते हैं। पर ये क्या, साइन अप बटन की तरह ही छूमंतर बटन भी डेटा को सेव कर रहा है, जबकि हम चाहते हैं कि वो इस फॉर्म को खाली कर दे। सर, बटन पर बस छूमंतर लिखा होने से थोड़ी ना वो डेटा को गायब कर देगा। कहीं तो बताना पड़ेगा ना कि किस बटन के क्लिक पे डेटा सेव करना है और किस बटन के क्लिक पे फॉर्म खाली करना है। बिल्कुल सही बात है। सब लोग टिल्लू के लिए तालियां बजाओ भाई। थैंक यू। किस बटन के क्लिक पे डेटा सेव करना है और किस बटन के क्लिक पे फॉर्म खाली करना है, ये बताया जाता है बटन के टाइप एट्रीब्यूट की हेल्प से। टाइप एट्रीब्यूट की 3 वैल्यू हो सकती हैं, सबमिट, रीसेट और बटन। डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है सबमिट। हमने दोनों में से किसी भी बटन पर टाइप एट्रीब्यूट नहीं लगा रखा है, यानी हमारे दोनों बटन की टाइप सबमिट है। इसलिए दोनों बटन्स के क्लिक पर फॉर्म का डेटा सेव हो रहा है।
पर हम चाहते हैं कि छूमंतर बटन के क्लिक पर फॉर्म खाली हो जाए। उसके लिए हमें इस बटन पर लगानी होगी टाइप रीसेट। देखो, अब छूमंतर बटन के क्लिक पर फॉर्म सेव नहीं बल्कि खाली हो रहा है। यहाँ एक बात और समझो, असल में रीसेट टाइप का बटन फॉर्म को खाली नहीं करता बल्कि फॉर्म को उसकी शुरुआती हालत में पहुंचा देता है। सर, शुरू में फॉर्म खाली ही तो होता है ना? यानी फॉर्म को शुरुआती हालत में पहुंचाने का मतलब उसे खाली करना ही तो हुआ। नहीं, जरूरी थोड़ी ना है कि फॉर्म शुरू में खाली ही हो। भूल गए कि इनपुट में वैल्यू एट्रीब्यूट भी होता था। मान लो हमने नेम वाले इनपुट पर वैल्यू एट्रीब्यूट लगाकर उस पर लिख दिया टिल्लू। चलो अब फॉर्म भर के फिर से रीसेट बटन दबाकर देखते हैं। देखो, रीसेट बटन दबाने पर ये इनपुट खाली नहीं हुई बल्कि इसमें फिर से टिल्लू लिखा आने लग गया। सर, सबमिट टाइप का बटन फॉर्म को सेव करता है, रीसेट टाइप का बटन फॉर्म को शुरुआती हालत में पहुंचा देता है, पर ये बटन टाइप का बटन क्या करता है? बटन टाइप के बटन का फॉर्म के अंदर होते हुए भी फॉर्म से कोई लेना देना नहीं होता। इस तरह का बटन जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल होता है। और हाँ, एक बात और, टाइप एट्रीब्यूट बटन पर तभी काम करता है जब बटन फॉर्म के अंदर हो। उदाहरण के लिए, अगर मैं फॉर्म के बाहर एक बटन टैग लिखता हूं तो ये बटन खुला सांड है, ये किसी फॉर्म से बंधा हुआ नहीं है। इसलिए इस पे टाइप एट्रीब्यूट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप इस पर टाइप सबमिट लगा लो या टाइप रीसेट, ये जावास्क्रिप्ट से ही कंट्रोल होगा। चलो अब फॉर्म के बारे में एक आखिरी बात और पढ़ते हैं। मान लो तुमने ट्यूशन में किसी लड़की से उसका मोबाइल नंबर मांगा और एक सेकंड सर, 2 दिन पहले आप बोल रहे थे कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। अब बोल रहे हो कि लड़की से उसका नंबर मांग लो। सर, पहले आप क्लियर करो कि करना क्या है। अबे असल में नहीं मांगना है नंबर, बस मान लेना है। मान लो कि तुमने ट्यूशन में किसी लड़की से उसका मोबाइल नंबर मांगा और उसने कागज पे लिख के तुम्हें अपना नंबर दे दिया, लेकिन कागज पर 10 की जगह सिर्फ 9 अंक लिखे हुए हैं। तो तुम क्या करोगे? मैं उसे बोलूंगा कि बहन नंबर नहीं देना तो मना कर दे, पर ऐसे हिंदी में क्यों काट रही है? पर अगर कागज पर 10 अंकों का नंबर लिखा होता तो फिर क्या, खुशी खुशी रख लेता। पर क्या गारंटी है कि 10 अंकों का नंबर है तो सही ही होगा? नंबर गलत भी तो हो सकता है या फिर किसी और का भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये तो बाद में ही पता चल पाएगा ना, जब ट्यूशन से बाहर निकलकर फोन मिलाने की कोशिश करूंगा। तब तक तो खुश हो ही सकता हूँ। जब तुम फोन नंबर मिलने पर उसकी जांच परख करते हो तो उसे कहते हैं वैलिडेशन करना। वैलिडेशन भी 2 तरह का होता है। जब तुमने नंबर मिलते ही उसके अंक गिने, उसे कहते हैं फ्रंट एंड वैलिडेशन। फ्रंट एंड वैलिडेशन बस ऊपर ऊपर से ही चेक कर पाता है और फ्रंट एंड वैलिडेशन को धोखा देना आसान है। जब तुम ट्यूशन से बाहर आकर फोन मिलाकर पक्का करोगे कि नंबर सही है, उसे कहते हैं बैक एंड वैलिडेशन। बैक एंड वैलिडेशन को धोखा नहीं दिया जा सकता। दोनों तरह के वैलिडेशन जरूरी हैं। फ्रंट एंड वैलिडेशन इसलिए क्योंकि वो तुरंत गलती पकड़ लेता है, और बैक एंड वैलिडेशन इसलिए क्योंकि वो पक्का इंतजाम है। ऐसा ही वैलिडेशन फॉर्म्स में भी होता है। फॉर्म यूजर से ईमेल आईडी मांग रहा है। अगर यूजर यहाँ हेलो लिखकर साइन अप बटन क्लिक करेगा तो फॉर्म बोलेगा, भाई हिंदी में तो मत बनाओ, ईमेल आईडी में एक @ जरूर होता है, वो तो तुमने कहीं लिखा ही नहीं। ये है फ्रंट एंड वैलिडेशन। पर अगर यूजर पूरी ईमेल आईडी लिखकर साइन अप बटन दबाएगा तो फ्रंट एंड वैलिडेशन कोई एरर नहीं देगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यूजर ने अभी भी गलत ईमेल आईडी लिखी हो या फिर किसी और की ईमेल आईडी लिख दी हो। इसलिए सिर्फ फ्रंट एंड वैलिडेशन से काम नहीं चलेगा, हमें बैक एंड वैलिडेशन भी करना पड़ेगा। बैक एंड वैलिडेशन के लिए हम यूजर की ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजेंगे। अगर यूजर को ओटीपी मिल गया तो उसका मतलब यूजर ने अपनी ही ईमेल आईडी डाली थी। सर, यानी कि जो वैलिडेशन जल्दी से हो जाए उसे फ्रंट एंड वैलिडेशन कहते हैं, और जिस वैलिडेशन में टाइम लगे उसे बैक एंड वैलिडेशन। नहीं, जो वैलिडेशन ट्यूशन में बैठे बैठे हो जाए वो फ्रंट एंड वैलिडेशन, फिर चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे।
और जिस वैलिडेशन के लिए ट्यूशन से उठकर बाहर आना पड़े वो बैकएंड वैलिडेशन। ऐसे ही जो वैलिडेशन यूज़र के ब्राउज़र में ही हो जाए वो होता है फ्रंट एंड वैलिडेशन। पर यूज़र के ब्राउज़र के अलावा एक जगह और भी है जहां वैलिडेशन होगा। वो जगह है इंटरनेट की वो लोकेशन जहां से हमारी वेबसाइट लोड हो रही है और जहां पे फॉर्म का डेटा सेव होना है। उस जगह को कहते हैं सर्वर। जो वैलिडेशन सर्वर पे होता है उसे कहते हैं बैकएंड वैलिडेशन। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक है यूज़र के ब्राउज़र में खुली हुई हमारी वेबसाइट जिसे फ्रंट एंड कहा जाता है, और एक है वो सर्वर जहां से वेबसाइट ब्राउज़र में लोड होती है, उसे बैकएंड कहा जाता है। जब भी यूज़र कोई फॉर्म सबमिट करता है तो पहली चेकिंग होती है फ्रंट एंड पे जिसे कहा जाता है फ्रंट एंड वैलिडेशन, और फिर दूसरी चेकिंग होती है जब डेटा सेव होने के लिए सर्वर पे पहुंच जाता है या कहें बैकएंड पे पहुंच जाता है। इस चेकिंग को हम कहते हैं बैकएंड वैलिडेशन। एक बार फिर से दोहरा दूं कि दोनों ही वैलिडेशन ज़रूरी हैं। फ्रंट एंड वैलिडेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जल्दी से हो जाता है और यूज़र को उसकी गलती तुरंत बता देता है। बैकएंड वैलिडेशन दो कारणों से ज़रूरी है। पहला तो ये कि फ्रंट एंड पे सब चीज़ें चेक नहीं हो पाती, कुछ चीज़ें मजबूरन बैकएंड पे ही चेक करनी पड़ती हैं। और दूसरा कारण ये है कि फ्रंट एंड वैलिडेशन यूज़र के ब्राउज़र में होता है और यूज़र चाहे तो उसे बंद भी कर सकता है, इसलिए फ्रंट एंड वैलिडेशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो भी हम फ्रंट एंड पे चेक करते हैं वो एक बार दोबारा से बैकएंड पे भी चेक करना चाहिए। फ्रंट एंड किसे कहते हैं और बैकएंड किसे कहते हैं ये तो हमने पढ़ ही लिया। लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं कि फ्रंट एंड कोड किसे कहते हैं और बैकएंड कोड किसे कहते हैं। सर मेरे अंदाजे से जो कोड फ्रंट एंड पे यानी कि यूज़र के ब्राउज़र में रन होता है वो फ्रंट एंड कोड, और जो कोड बैक एंड पे यानी कि हमारे सर्वर पे रन होता है उसे कहते हैं बैक एंड कोड। बिल्कुल सही अंदाज़ा है। ऐसे ही जब हम फ्रंट एंड का कोड लिखते हैं तो उसे कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और जब हम बैक एंड का कोड लिखते हैं तो उसे कहते हैं बैक एंड डेवलपमेंट। इस कोर्स में हम दोनों पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। आगे जब बैक एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो दोनों के बीच का फ़र्क और भी क्लियर हो जाएगा। चलो अब अपने फॉर्म पर वापस आते हैं। साइन अप बटन क्लिक करने पर ये जो फ्रंट एंड वैलिडेशन होकर एरर आ रहा है ये हो कैसे रहा है? हमने तो अलग से कोई कोड लिखा नहीं है जो चेक कर रहा हो कि यूज़र ने @ लगाया है या नहीं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इनपुट पे टाइप इक्वल टू ईमेल लगा रखा है। इसे पढ़कर ब्राउज़र समझ जा रहा है कि यहाँ हम यूज़र से ईमेल लिखवाना चाहते हैं, तो वो अपने आप @ का चेक लगा रहा है। इनपुट पे सही टाइप लगाने का ये एक और फ़ायदा है। हमारा फ्रंट एंड वैलिडेशन कुछ चीज़ें तो चेक कर रहा है पर अभी भी उसमें बहुत सारी कमियां हैं। अगर हम इनपुट में बिना कुछ लिखे साइन अप बटन दबा दें तो एरर आना चाहिए कि कृपया ईमेल एड्रेस और पासवर्ड भरें। ये करना बहुत आसान है, बस तीनों इनपुट पर लगा दो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। देखो अब बिना कुछ लिखे साइन अप बटन क्लिक करो तो एरर आ रहा है। ऐसे ही मान लो हम चाहते हैं कि यूज़र अगर 8 से कम अक्षरों का पासवर्ड या 16 से ज़्यादा अक्षरों का पासवर्ड लिखे तो भी एरर आए। तो उसके लिए हमें पासवर्ड वाले इनपुट पर लगाना होगा min लेंथ 8 और मैक्स लेंथ 16। सर अगर हम चेक लगाना चाहते हैं कि पासवर्ड में कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर हो तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए या तो हमें इनपुट पर पैटर्न एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा और या फिर जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी होगी, लेकिन वो पढ़ेंगे कोर्स में आगे। अभी के लिए फॉर्म के बारे में बस इतना ही। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।